Now I am about to give you training about Europe. थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई कर लिया है. This is Europe here. Okay. First of all, ये जो ऊपर का एरिया है ये सारा का सारा आइस में ढका हुआ है. नेचुरली आइस में जहाँ ढका होता है वहाँ पर पॉपुलेशंस कम होती हैं. छोटे छोटे शहर होते हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे, और बाकी सारा मेन रोड होता है, बट छोटे छोटे गांव होते हैं. नीचे की तरफ यहाँ पर पॉपुलेशंस हमेशा ज़्यादा होती हैं. ये जो 3 एरियाज नज़र आ रहे हैं, इवन यूनाइटेड किंगडम में टॉप पार्ट काफ़ी सारा इसके अंदर उसका बर्फ़ से ढका रहता है. नेचुरली पॉपुलेशन कम रहेगी. हमारे यहाँ पर लैंग्वेजेस को 3 उसमें डिवाइड किया जाता है. एक होता है कॉमन लैंग्वेज. कॉमन लैंग्वेज इस केस के अंदर मैं आपको इंडियन रुपीज़ और फॉरेन दोनों में बताता हूँ. इंडियन रुपीज़ में कॉमन लैंग्वेज का मतलब हुआ किसी देश की लैंग्वेज. उसका रेट या तो 1 रुपये 20 पैसे पर वर्ड है, 1 रुपये से 1 रुपये 20 पैसे पर वर्ड अगर कोई इंडियन कर रहा हो, या फिर 2 सेंट्स है, 0.02. 1 सेंट नॉर्मली 60 पैसे 65 पैसे के करीब कंसिडर किया जाता है. 2 सेंट्स का मतलब 1 रुपये 30 पैसे हुआ. आइसलैंड की लैंग्वेज है आइसलैंडिक, DIC, आइसलैंडिक. नॉर्मली क्योंकि एक देश की लैंग्वेज है कॉमन होनी चाहिए थी, लेकिन लोग क्योंकि कम रहते हैं इस वजह से कॉमन और डिफ़िकल्ट के बीच में है. डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस के रेट्स जो हैं वो हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.04 सेंट्स के करीब, यानी कि 4 6 करीब करीब 2 रुपये 75 पैसे के करीब. उसके ऊपर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ही कम है. इंटरेस्टिंग बात ये पूरे के पूरे यूरोप में आपको जितनी भी लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं ये सारी की सारी रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, यानी कि जिसमें इंग्लिश लिखी जाती है. ABCDEF उसके अंदर लिखी जाती है. थोड़ा सा फ्रेंच के अंदर ऊपर एक लाइन होगी या नीचे एक नुक्ता होगा या बिंदी होगी, थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली इनके अल्फ़ाबेट सेम रहते हैं. ये सारी रोमन स्क्रिप्ट हैं. इसी वजह से मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त रोमन स्क्रिप्ट यूज़ करता है. एनीवे, आइसलैंड की आइसलैंडिक है. कॉमन और डिफ़िकल्ट के बीच में अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी 3 सेंट पे मिल जाता है, कभी 4 सेंट पे मिल जाता है. नॉर्वे की नॉर्वेयन है. अगेन पॉपुलेशन कम है इसलिए कॉमन और डिफ़िकल्ट के बीच में आ जाता है. स्वीडन की स्वीडिश है. स्वीडिश लैंग्वेज अगेन कॉमन और डिफ़िकल्ट के बीच में आ जाती है. 2 सेंट 3 सेंट के करीब पहुंच जाती है. फिनलैंड की फिनिश है जो कि अगेन डिफ़िकल्ट के करीब आ जाती है देश की लैंग्वेज इसलिए कॉमन है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन कम है इसलिए कॉमन और डिफ़िकल्ट के बीच में आती है. यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड की लैंग्वेज तो डिस्कस करने लायक ही नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज है इंग्लिश, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज यही है इंग्लिश. ओके, ये सारे के सारे को काट के थोड़ा सा और मैग्नीफाई करता हूँ मैं इसको. मैं आपको यूरोप नीचे की तरफ से चालू करता हूँ. पोर्टुगल की लैंग्वेज है पोर्टुगीज़, PORTUGUESE इसकी स्पेलिंग है. पोर्टुगीज़ ब्राज़ील में भी यूज़ की जाती है. ब्राज़ीलियन पोर्टुगीज़ कहते हैं उसे, लेकिन अगर ट्रांसलेशन करानी है तो प्रॉपर पोर्टुगीज़ में करानी होती है. स्पेन स्पेनिश मेक्सिको की लैंग्वेज भी स्पेनिश है. लैटिन अमेरिका में यानी कि लोअर पार्ट ऑफ अमेरिका में 2 एक कंट्रीज और हैं जो स्पेनिश बोलती हैं. फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच. इटली की लैंग्वेज है इटालियन. ये सब कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. पोर्टुगीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन कॉमन लैंग्वेजेस हैं. इंग्लिश तो सबसे कॉमन लैंग्वेज है. जर्मनी की लैंग्वेज है जर्मन कॉमन लैंग्वेज है. पोलैंड की लैंग्वेज, ऊपर आपको पोलैंड नज़र आ रहा है, पोलैंड की लैंग्वेज पोलिश है. ओके, पोलैंड के पास ये 1 2 ये जर्मनी के पास आपको ये 1 2 3 नज़र आ रहा है. ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं. एक इनमें से डेनमार्क है, एक इसके अंदर हॉलैंड है. हॉलैंड को हम लोग नेदरलैंड्स कहते हैं, जहाँ वो कुछ होता हो कि वो पॉपी फील्ड्स वगैरह की शूटिंग थी.
तीसरी आई मीन 2-3 कंट्रीज यहाँ पर हैं। डेनमार्क की लैंग्वेज का नाम है डेनिश, DANISH। हॉलैंड की लैंग्वेज का नाम है डच। तीसरा यहीं पे एक कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम की लैंग्वेज डिवाइड की हुई है, एक लैंग्वेज बेल्जियम की है फ्लेमिश। पहली बात डच, क्योंकि कंट्री की लैंग्वेज है, डच हो गई डेनमार्क की, कंट्री की लैंग्वेज है, लेकिन कम लोग हैं, छोटी कंट्री है, काफ़ी रिच कंट्री है, लोग ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं करते, तो इस चक्कर के अंदर डेनिश जो है वो कॉमन और डिफ़िकल्ट के बीच में है, 3 सेंट के करीब जाती है। फ्लेमिश, बेल्जियम में भी 3 लैंग्वेजेस हैं और उसके अंदर भी फ्लेमिश एक छोटा सा भाग है, ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज ही बन जाती है फ्लेमिश। डच के मामले में ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा, 2 लैंग्वेजेस हैं, डच और डॉइश। डॉइश की स्पेलिंग है DEUTCH। जर्मनी की लैंग्वेज को डॉइश कहा जाता है, कभी कभी, वैसे जर्मन कहते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, वहाँ पर ये लोग डॉइश कहते हैं। डच हॉलैंड की लैंग्वेज है, हॉलैंड को नेदरलैंड भी कहते हैं, एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है। जर्मनी की लैंग्वेज है डॉइश। ये बिल्कुल क्लैरिटी अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, दोनों की दोनों सेम लैंग्वेजेस नहीं हैं। डच लैंग्वेज जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है, जर्मन लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है। पोलैंड की लैंग्वेज पोलिश कॉमन लैंग्वेज है। मैं अभी राइट साइड पे नहीं जा रहा, मैं पहले नीचे आता हूँ, ये 8, 9, 10, 11 जो लिख रखा है, रोमेनिया, बल्गेरिया, ये सारी कंट्रीज। ओके, इन कंट्रीज़ के अंदर आती है चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमेनिया, बल्गेरिया, 2-3 और कंट्रीज़ आती होंगी, अभी मेरे को नाम याद नहीं है। चेकोस्लोवाकिया वगैरह इन कंट्रीज़ ने अपने आप को मिलिट्री रूलर के अगेंस्ट रख रखी थी, इन सब के अंदर मिलिट्री रूलर्स थे। अब तो खैर सारे के सारे वो डेमोक्रेसी में आने लगे हैं, लेकिन मिलिट्री रूलर उस वक्त होने के वजह से बहुत ज़्यादा लोग इन कंट्रीज से डील नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, लोग काफ़ी गरीब हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमज़ोर है, पढ़े लिखे कम हैं। पुरानी लैंग्वेज जो चेकोस्लोवाकियन है वो इनको आती ही नहीं है। जो नई जनरेशन है वो सारे के सारे नई लैंग्वेज इंग्लिश सीखने में तुले हुए हैं। सो चेकोस्लोवाकिया की लैंग्वेज चेक है, मैं आपको बता नहीं रहा कहाँ पर है, बट एनीवे चेकोस्लोवाकिया की चेक है, यूगोस्लाविया की स्लाविक है, रोमेनिया राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है उसकी लैंग्वेज है रोमेनियन, बल्गेरिया की लैंग्वेज है बल्गेरियन। एक बार देख लेते हैं 5, 6, 7 का क्या लिखा क्या है नीचे, और आपको डिटेल में बता देता हूँ। 5 स्लोवेनिया, स्लोवेनिया एक है, क्रोएशिया, बॉस्निया, बॉस्निया की लैंग्वेज है बॉस्नियन, क्रोएशिया की लैंग्वेज है क्रोएशियन, स्लोवेनिया की लैंग्वेज है स्लोवैक, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया, बेसिकली इसकी लैंग्वेज चेक है। स्लोवेनिया की लैंग्वेज है स्लोवेन, स्लोवाकिया की लैंग्वेज है स्लोवैक। ये छोटी छोटी कंट्रीज। ऑस्ट्रिया की लैंग्वेज है जर्मन, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। हंगरी की लैंग्वेज है हंगेरियन। बाकी मैं आपको दूसरी तरफ से बताता हूँ, भाई मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। ओके, सो कमिंग बैक, हम इन्हें रेड कंट्रीज कहते हैं। ये जो 8, 9, 10, 11, ये बल्गेरिया, रोमेनिया, ये सारी की सारी कंट्रीज, ये सारी की सारी अंडर मिलिट्री रूल्स थे। इन कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, लोग गरीब हैं, लेकिन ट्रांसलेशन वगैरह कम करते हैं। नॉर्मली इनकी लैंग्वेज, क्योंकि एक देश की लैंग्वेज है इसलिए कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। 0.03 रेट दिया जाता है इनको। 0.03 का मतलब परचेज रेट। 0.03 अगेन 65 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हम लोग अपनी कैलकुलेशन से 70 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ लो 2 रुपये 10 पैसे हो गए 3 सेंट्स का पर वर्ड। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब ये ओके, मैं एक बारी मैप को छोटा करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा रशिया भी डिस्कस कर लेते हैं। रशिया एक गोर्बाचोव नाम का प्रेसिडेंट हुआ करता था। उसने पहले रशिया के अंदर जो एरिया था वो ये भी था, ये सारा का सारा रशिया के अंडर था, और यहाँ पर ये सारा रशिया के अंडर था, ये सारा रशिया हुआ करता था।
तो गोर्बाचोव ने अनाउंस किया कि रेफरेंडम होता है एक तरीके से कि अगर आप हमारी कंट्री से अलग होना चाहें, पहले ये रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट समथिंग, बेसिकली कई सारी कंट्रीज का मिलाव बना के रशिया कंट्रोल करता था, जिसकी सबसे बड़ी कंट्री, फिर उसने कहा कि जिसको अलग अलग होना है अलग अलग हो जाओ, तो काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें से अलग हो गई। आज रशिया अलग चलता है, अब उसका नाम रशिया है, जैसे पहले यूएसएसआर था अब सिर्फ रशिया रह गया। सो कमिंग बैक टू, हम इसे ईस्ट यूरोप भी कहते हैं, जो कि रशिया का ये टूटा हुआ भाग है। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारी की सारी कंट्रीज वही हैं, रशिया से अभी अभी नई नई टूटी हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एस्टोनिया की लैंग्वेज है एस्टोनियन, लैटविया की लैंग्वेज है लैटवियन, लिथुएनिया की है लिथुएनियन, बेलारूस की है बेलारूसियन, यूक्रेन की है यूक्रेनियन। ये सारी लैंग्वेजेस नॉर्मली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पे चली जाती है, ये करीब 4 सेंट पे मिलती है हमारे को, तो ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस ही मानी जाएंगी। लोग पढ़े लिखे कम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ कम है, गरीबी है, तो इस चक्कर के अंदर इंटरनेट, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको काम मिल जाता है, वो ट्रांसलेशन करते नहीं है, जो गरीब है उनका इंटरनेट ही नहीं है। सो ये सारा क्रिश्चियन पार्ट ऑफ रशिया है जो टूटा है। रोमेनिया, लैंग्वेज रोमेनियन, बल्गेरिया बल्गेरियन, सेम प्रॉब्लम, इनके अंदर भी गरीब हैं लेकिन उस रशिया के पार्ट नहीं थे। जॉर्जिया रशिया का पार्ट था, ये लैंग्वेज रेयर लैंग्वेज है जॉर्जियन, क्योंकि यहाँ तो और भी कम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप देखो, ना तो मुस्लिम हो पाया ना क्रिश्चियन हो पाया, और जिस जगह पे ये फंसा हुआ है जॉर्जिया, छोटी सी कंट्री, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। लैंग्वेज है जॉर्जियन। जो दूसरा पार्ट ऑफ रशिया टूटा उसका वो है ये कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। मैं बताना भूल गया, जो ईस्ट जो यूरोप की ये जो लैंग्वेजेस हैं एस्टोनियन वगैरह, ये सारी भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। कज़ाकिस्तान की लैंग्वेज कज़ाक, उज़्बेकिस्तान की उज़्बेकी, किर्गिस्तान की किर्गी, तजाकिस्तान की ताजिक, तुर्कमेनिस्तान की तुर्कमेन, ये सारी बिटवीन कॉमन एंड डिफिकल्ट लैंग्वेजेस हैं, करीब 3 सेंट्स के करीब पड़ती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी है। रशिया ने जो रोड्स वगैरह तो बना दिए, बिल्डिंग्स अच्छी बना दी, सिटीज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन लोग गरीब छूट गए यहाँ पर। इन लोगों ने रशिया से अलग होने के बाद अभी तक तो इनको तकलीफ ही चल रही है। ये रशिया के दूसरा भाग है जो टूटा हुआ है। इसके नीचे हम आते हैं एक बारी के लिए मिडिल ईस्ट पे। मिडिल ईस्ट में अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो एक तरफ आता है टर्की। टर्की की लैंग्वेज है टर्किश। नॉर्मली लोग यहाँ के थोड़े से डिफ़िकल्टी है काम करने के लिए। सुंदर बहुत है कंट्री, आई मीन बेसिकली हॉलिडे डेस्टिनेशन है, बट लोग थोड़े से पिक्यूलियर हैं, कमिटमेंट देते हैं, पूरी करते नहीं हैं। ये टर्किश को सीरियस प्रॉब्लम है। टर्किश लैंग्वेज कॉमन और डिफ़िकल्ट के बीच में आ जाती है। नॉर्मली 2 सेंट की होनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी 3 सेंट में मिलती है। आर्मीनिया की लैंग्वेज आर्मीनियन है। ये लोग तो अभी भी लड़ाई ही कर रहे हैं, पता नहीं किसके साथ। ये कोसोवो, ये सारी कुछ कंट्रीज लड़ाई करती रहती हैं। ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस में चली जाती है। अभी तक मैंने आपको रेयर लैंग्वेजेस बताया नहीं है, बताऊंगा। आर्मीनियन डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस 4 सेंट के करीब में मिल जाएगी। है तो कंट्री की लैंग्वेज ना आफ्टर ऑल। मिडल ईस्ट बड़ा छोटा सा सिंपल सा इलाका है। यहाँ पर सिर्फ 2 लैंग्वेजेस चलती हैं। एक ईरान की लैंग्वेज फारसी है। पहले ईरान का नाम पर्शिया हुआ करता था। फारसी का में ही कुरान भी लिखी गई है। इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, यूएई, ये सारा का सारा अरबिक है। टू दी एक्सटेंट इजिप्ट, इज़राइल, ये भी अरबिक है। तो लैंग्वेज इजरायली लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज अरबिक होती है, जो कि इजरायली ने अपने तरीके से कर दी है थोड़ी सी। इजिप्ट ने अरबिक को थोड़ा सा अपनी तरीके से टर्न कर रखा है, लेकिन अरेबिया से ही अरबिक आती है। इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग अरबिक को जानते हैं। 2 लैंग्वेजेस हैं
बेस्ट पार्ट ये है कि ये दोनों की दोनों राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं, यानी कि उर्दू की तरह उल्टी लिखी जाती है, किताब उल्टी रखी जाती है, फोटोज उल्टी लगाई जाती हैं। फिर आता है ये मिडल ईस्ट आपका, यहाँ पर दो लैंग्वेजेस, टर्किश है एक और लैंग्वेज। टर्किश नॉर्मली रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। अब आते हैं अपने थोड़ा सा इस तरफ, अफगानिस्तान पाकिस्तान। किसी से अफगानिस्तान की लैंग्वेजेस दो हैं। 60% अफगानिस्तान में लैंग्वेज जो ओके 60% अफगानिस्तान में लैंग्वेज जो चलती है वो है पश्तो। पश्तो जो है रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और दूसरी 40% में दारी नाम की लैंग्वेज है। नीचे आपके पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के अंदर दो लैंग्वेजेस चलती हैं। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, मोस्टली पाकिस्तान में राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट है। दूसरी लैंग्वेज है सिंधी। सिंधी आमतौर पे राइट टू लेफ्ट भी लिखी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस, पहले तो पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, सिंध प्रोविंस अब पाकिस्तान के अंदर चला गया है। वहाँ सिंधी लोग जो हैं वो नॉर्मली राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, बट सिंधी कभी कभी लोग डिमांड करते हैं हिंदी में भी। बाकी आपको एशिया की जो ट्रेनिंग है वो मैं बाद में, वो थर्ड लॉट में